हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंसाइनमेंट। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में एक सवाल इस चैप्टर से आ जाएगा। इस चैप्टर से जो मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आते हैं 10 मार्क्स के। पूरे 10 नंबर के इसमें से सवाल बन जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को इंफॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे को एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों भी आपको मूविंग टेक्स्ट पे दिख जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है और इसमें जो भी हमें प्रैक्टिकली चीजें समझनी है उसका थोड़ा सा हम लोग बेस बना लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं यहां पे क्या कहानी होती है। तो मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। राम की एक दुकान है दिल्ली में। इस दुकान में ये बेसिकली फुटवेयर्स बेचता है। आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो राम दिल्ली में एक दुकान है राम की और वहां से वो फुटवेयर्स बेचता है। तो दिल्ली में इसकी फुटवेयर्स की अच्छी डिमांड है, इसकी अच्छी रेपुटेशन है, इसकी अच्छी सेल होती है। अब राम को लगता है कि मेरे फुटवेयर्स की डिमांड मुंबई में भी होगी, यानी कि अगर मैं मुंबई में अपने फुटवेयर्स बेचूंगा तो मुंबई में भी ये अच्छे से बिकेंगे। लेकिन राम की अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो दिल्ली में तो नॉर्मली वो अपनी दुकान में बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई में बेचने के लिए उसको जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो राम के पास है नहीं। तो अब राम यहां पे क्या कर सकता है। राम के पास एक ऑप्शन है। राम कहता है कि भाई देखो, मुंबई में मेरे फुटवेयर की डिमांड अच्छी होगी और मैं उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता। तो राम क्या करता है, राम एक ऑल्टरनेटिव निकालता है। वो एक व्यक्ति को ढूंढता है मुंबई में, यानी मुंबई के एक लोकल व्यक्ति को ढूंढता है जिसका नाम मैं ऐसे ही बोल देता हूं, सपोज है मोहन। मोहन। और राम मोहन से कहता है, मोहन भाई देखो, मैं अपने फुटवेयर, मेरे जो स्पेशल टाइप ऑफ फुटवेयर होते हैं जिसकी अच्छी सेल है, डिमांड है दिल्ली में, मैं अपने कुछ फुटवेयर तेरे को भेजूंगा। तू मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट बनके उस फुटवेयर को बेचियो। यानी राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है कि मैं अपने फुटवेयर तेरे को बेच रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, भेज रहा हूं, भेजना बोलना चाहिए। मैं अपने फुटवेयर तेरे को भेज रहा हूं, तू मेरे फुटवेयर्स को मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट बनके यहां पे बेच। तो राम क्या कर रहा है, बेसिकली मोहन को एक अपना एजेंट बना रहा है। मैं वर्ड यूज कर लेता हूं, एजेंट। तो राम मोहन को अपना एजेंट बना रहा है और मोहन राम के बिहाफ पे फुटवेयर्स मुंबई में बेच रहा है। इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं कंसाइनमेंट। इस पूरी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। बस यही मतलब है कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट का सिंपल भाषा में क्या मतलब हुआ, जहां पे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे उसका एजेंट बनके कुछ गुड्स वगैरह सेल करता है कस्टमर्स को, उसी अरेंजमेंट को बोल देते हैं कंसाइनमेंट। अब इसी एग्जांपल में मैं थोड़ी सी और कहानी आगे बढ़ाता हूं। थोड़े से मैं कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स या कुछ मॉनिटरी फिगर्स लेके आता हूं ताकि आप पूरी पिक्चर समझ पाओ कि इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली में हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको बोला था कि राम ने मोहन को कुछ फुटवेयर भेजे। अब सपोज ऐसी एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, राम ने करीब 10,000 रुपए के कॉस्ट के फुटवेयर भेजे मोहन को। राम ने 10,000 रुपए के
कॉस्ट के फुटवेयर भेजे मोहन को। अब ऑब्वियसली दिल्ली से मुंबई जब वो भेजेगा तो ऐसा तो है नहीं ना उससे जूते उठाए, फुटवेयर उठाए और उठा के फेंका और वो सीधा मुंबई में जाके लैंड कर जाएगा। उसको कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी। तो राम ने इसको भेजने के लिए कुछ फ्रेट वगैरह पे करा, ठीक है, तो टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं फ्रेट। तो सपोज ऐसे ही बोल रहा हूं, फ्रेट उसने पे करा 500 रुपए का, ठीक है। तो राम के लिए टोटल कॉस्ट क्या बन गई, 10,000 की तो कॉस्ट की फुटवेयर थी और प्लस 500 रुपए का उसने फ्रेट का खर्चा भी किया। तो टोटल आप कह सकते हो और कि राम बोल रहा है कि जो मेरे गुड्स मोहन के पास मुंबई में जाके पहुंच रहे हैं उसकी कॉस्ट हो गई 10,500 रुपए की। अब मोहन क्या करता है, मोहन इसको बेचता है। तो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। तो मोहन मुंबई में अपना सपोज दुकान बना के अपने घर से जैसे भी घर घर जाके घंटिया बजा बजा के जैसे भी करता है, लेकिन वो बेचना शुरू करता है। अब जब मोहन बेचेगा फुटवेयर उसके बिहाफ पे, तो ऐसा तो है नहीं ना कि बस वो जादू की जोर से बिक जाएगा। मोहन को भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मोहन के पास इतने सारे फुटवेयर है, उसको एक सपोज वेयर हाउस लेना पड़ेगा जिसका हो सकता है वो रेंट ले, या कोई गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा। उसको छोटे मोटे कुछ एडवर्टीजमेंट के खर्चे उठाने पड़ेंगे, है ना। कुछ ना कुछ छुटपुट छुटपुट खर्चे मोहन को भी करने पड़ेंगे ताकि वो सेल कर पाए, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि ऐसे बिक जाएगा। तो सपोज मोहन टोटल कितना खर्चा बियर करता है, 1,000 रुपए का खर्चा बियर करता है, ठीक है। तो मोहन 1,000 रुपए का खर्चा करता है बेसिकली इन गुड्स को बेचने के लिए। फाइनली इस फुटवेयर को बेच देता है मोहन सपोज 15,000 रुपए में। तो मोहन 15,000 रुपए में इस फुटवेयर को बेच देता है, ठीक है। अभी तक की क्या कहानी हुई वापस से बता देता हूं। राम ने मोहन को फुटवेयर भेजे, 10,000 रुपए के कॉस्ट के फुटवेयर थे, जूते चप्पल मान लो। उसने फ्रेट पे किया 500 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट उसकी होगी 10,500। अब मोहन जो मेरा एजेंट है बेसिकली, मतलब राम का एजेंट है, उसने कुछ खर्चे करे अपने बेचने के लिए, सपोज वेयर हाउस या गोडाउन रेंट पे लिया, या कोई छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए, या जो भी खर्चे करे। तो टोटल खर्चा जो मोहन ने करा वो करा 1,000 रुपए का। और फाइनली इस जूते चप्पल को बेच दिया उसने 15,000 रुपए। अच्छा, अब लॉजिकली सोचो, अब मोहन तो ये जो सेल कर रहा है 15,000 रुपए के, ये तो राम के गुड्स के सेल है ना। जब ये फुटवेयर मोहन के पास पहुंचे तो मोहन इस फुटवेयर का मालिक तो बना नहीं। राम ने क्या किया, राम ने तो सिर्फ गुड्स डिलीवर करे, उसने ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं करी। राम तो बोल क्या रहा है मोहन को कि तुम ये मेरे ही फुटवेयर है, मेरी जूते चप्पल है, तुम बस मेरे बिहाफ पे इसको आगे बेचो, है ना। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई। तो यानी कि जो पूरी 15,000 रुपए की सेल है वो ऑल्दो करी मोहन ने राम के बिहाफ पे है, लेकिन मानी किसकी सेल जाएगी, ये मानी जाएगी राम की सेल, ये राम की सेल मानी जाएगी। तो अब लॉजिकली सोचो, जब मोहन राम के बिहाफ पे गुड सेल कर रहा है तो क्या मोहन उसके लिए कोई सोशल सर्विस कर रहा है, वो उसका कोई क्या रिश्तेदार बैठा है, क्या मोहन को कुछ कमाना नहीं है। तो मोहन क्या करेगा, मोहन राम को ये बोलेगा कि तुम फ्री में बेच दो, मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम कर देता हूं, मैं तुम्हारा फ्री में एजेंट बन जाता हूं। नहीं, मोहन ऑब्वियसली इस एजेंसी बिजनेस के बदले, या जो एजेंसी सर्विस वो उसको दे रहा है उसके बदले कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा, है ना। तो मोहन राम से कुछ कमीशन चार्ज करेगा, और प्रैक्टिकली जो कमीशन चार्ज होता है वो सेल की फिगर पे होता है। तो मोहन कहेगा देखो मैंने तुम्हारी 15,000 की सेल करी, इसका 5% कमीशन मेरा, 5% कमीशन मेरा। तो 15,000 का अगर 5% आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 750, 750, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई, सिंपल कहानी हो गई। अब अगर मैं पूछूं इस पूरी ट्रांजैक्शन में राम को एक्चुअली में कितना फायदा हुआ, इसने जो मोहन के थ्रू गुड्स मुंबई में बेचे, अपने जूते चप्पल बेचे, इसमें उसका फायदा कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे। तो देखना, आप लॉजिकली सोच के बताना। आप बोलोगे देखो सेल हुई टोटल 15,000 की, सेल हुई टोटल 15,000 की, ठीक है। सिंपल, हम मुनाफा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सेल में से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, हमारा मुनाफा आ जाता है। तो सारे में खर्चे जोड़ता हूं, खर्चे देखना शुरू करता हूं कि ये सेल 15,000 की सेल करने के लिए राम को एक्चुअली में क्या क्या खर्चे उठाने पड़े। तो राम ने जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स बेची, कॉस्ट ऑफ गुड्स था वो तो उसका खर्चा ही हुआ। तो कॉस्ट उसकी कितनी हुई, कॉस्ट कितने का लिया था मैंने, 10,000 रुपए का। तो जूते चप्पल जो बेचे गए उसकी कॉस्ट थी 10,000। साथ ही साथ राम ने
फ्रेट का खर्चा किया, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं राम, 500 रुपए का उसने फ्रेट का खर्चा किया। ठीक है, अच्छा और आगे क्या हुआ? अब लॉजिकली सोचो, जो मोहन ने ये 1000 रुपए के खर्चे करे थे गुड्स बेचने वगैरह के लिए, तो मोहन क्या ये 1000 रुपए अपने जेब से देगा, या फिर मोहन राम से बोलेगा कि देखो ये मैंने तुम्हारे गुड्स बेचने के लिए खर्चा किया है, तो ये मैं खर्चा तुमसे ही रिकवर करूंगा। तो लॉजिकली मोहन जो एजेंट है राम का, जो भी वो खर्चा कर रहा है उसके गुड बेचने के लिए, वो खर्चा राम से रिकवर करेगा। तो इवन तो ये 1000 रुपए का खर्चा किया तो मोहन ने, लेकिन इस खर्चे का बर्डन कौन उठाएगा? वो राम उठाएगा। यानी 1000 रुपए का जो खर्चा होगा वो खर्चा राम का ही होगा। तो राम इस 1000 रुपए के खर्चे को भी माइनस करेगा। तो मैं एक्सपेंसेस लिख लेता हूं और ब्रैकेट में लिख लेता हूं मोहन। यानी मोहन ने जो राम की बिहाफ पे बेचने के लिए खर्चे वगैरह करे, वो मैंने यहां पे लिख दिए। तो ये मैंने कितने 1000 रुपए लिए थे ना, ये मैंने 1000 रुपए लिए। ठीक है, तो ये मैंने खर्चे जोड़ लिया। इसके अलावा जो कमीशन पे किया राम ने, जो मोहन को बेचने के लिए 750 रुपए का कमीशन पे किया, वो भी तो राम के लिए खर्चा ही है, वो भी राम के लिए एक प्रकार से खर्चा है। तो फाइनली एक कमीशन का भी खर्चा उसको उठाना पड़ा। तो ये भी मैं ब्रैकेट में मोहन लिख लेता हूं, क्योंकि मोहन का खर्चा है, मोहन का कमीशन है। तो ये मैंने लिया था 750। तो अब मेरे को बताओ, मैंने पूरी सेल उठा ली, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बेचे गए वो ले लिए, और जो भी सारे खर्चे हुए, फ्रेट का खर्चा हुआ, चाहे वो मोहन ने जो खर्चा किया वो वाला हुआ, या जो मोहन को कमीशन पे किया, सारे खर्चे वगैरह मैंने जोड़ दिए। तो अब आप बोल सकते हो कि मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो ये प्रॉफिट आएगा कितना? तो 15,000 में से 1150 गए, 11,500 गए और 750 गए। तो मेरा जो मुनाफा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,750। 2,750। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, हालांकि ये एजेंट है, मतलब है तो एजेंट, सिंपल भाषा में बोलोगे तो एजेंट है, लेकिन टेक्निकल टर्म में जो इस चैप्टर में हम इसको बोल लेते हैं, हम इसको कंसाइनमेंट बोलते हैं, या इसको हम कंसाइनमेंट सेल्स बोलते हैं। तो जो ये मेरा 2750 का प्रॉफिट निकल के आया, ये हो गया मेरा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं, मोटा मोटा आपको इस चैप्टर में यही काम करना है। ठीक है, हालांकि और भी चीजें इसमें होंगी, और भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, कुछ और भी हम चीजें सीखेंगे इसमें, लेकिन जब मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल बोलूं कि इस चैप्टर में आपको मोटा मोटा क्या काम करना है, यही काम करना है। और आप अगर ऐसे देखोगे तो यही लॉजिकल है, ये लॉजिकल है। अब बस फर्क क्या होगा, ये सारा जो मैंने काम आपको ऐसी एक रफ वे में लिख के बताया, इसको हम थोड़ा सा सुंदर सुंदर ढंग से करेंगे। तो ये सारे चीजों को दिखाने के लिए, ये तो मैंने ऐसे सेल लिख दिया, उसमें से खर्चे एक एक करके मैंने माइनस कर दिया, काम हो गया, है ना। बस अब इसी काम को हम एक थोड़ा सिस्टमैटिक वे में करेंगे, एक सुंदर सुंदर वे में करेंगे। तो ये सारा काम जिस चैप्टर में हम करते हैं, एक अकाउंट बना के करते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना एक मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो सवाल वगैरह बनते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट। और इस कंसाइनमेंट अकाउंट में अल्टीमेटली हम काम यही करते हैं, हम ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हम सीखेंगे इसमें कैसे बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन मोटा मोटा इस चैप्टर का बेस बोल लो, ओवरव्यू बोल लो, यही है। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है और अपनी थिंकिंग कैसे रखनी है। ठीक है, तो जब पूरा अब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छोटा सा एग्जांपल हमेशा रहना चाहिए, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी इस चैप्टर में पढ़ने में। राइट, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको इतनी सारी बातें समझ आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, हम चीजों को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारी बेस बिल्डिंग वाली बात होगी, तो मुद्दे की चीज हमको लिखनी है। तो अब आप चाहे तो मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में मैं पहली बता देता हूं, इस लेक्चर में कोई ऐसा प्रैक्टिकल पोर्शन हम ज्यादा कुछ खबर कर नहीं पाएंगे, हमारा सारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन रहेगा आज के लेक्चर में। तो पहले ही मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूं कि फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे इस चैप्टर में, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो लिखने का काम बहुत होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इतनी मेहनत करके यहां पे लिख रहा हूं, तो आप भी प्लीज थोड़ी मेहनत करके अपने पास इसको साफ साफ लिखना। चलिए, तो इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग लिखना, हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो मैं आपको पहले बताता हूं, लिखवाता हूं, और साथ साथ हम कुछ नई नई चीजें भी देखते रहेंगे। तो आ जाओ, तो इसमें आप लिखना
इसमें आप लिखना कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप हेडिंग में ऐसा डालना मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम क्योंकि इस चैप्टर में अकाउंटिंग पोर्शन समझने वाले हैं तो पूरा हेडिंग हमारी होगी मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। पर इसका मतलब क्या होता है, मतलब लिखना कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू account dealing with situation where one person or entity sends goods to another entity or person on the terms that such goods will be sold on behalf and at the risk of the person oblique entity sending the goods आप एक बार इसको पढ़ना, तो आप इसको पढ़ के मेरे इस एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करना, तो वही चीज है। तो हम इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने गुड्स भेजता है इस टर्म में, इस एग्रीमेंट के साथ कि जो जिस व्यक्ति को गुड्स भेज रहा है वो उसके बिहाफ पे उसको बेचेगा, है ना। तो राम मोहन को गुड्स भेज रहा है और मोहन से कह रहा है कि तुम मेरे बिहाफ के इस गुड्स को भेजोगे। और जो आगे मैंने जो लाइन लिखी उसका क्या मतलब है, एट द रिस्क ऑफ द पर्सन सेंडिंग द गुड्स, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि जब राम अपने फुटवेयर, अपने जूते चप्पल मोहन को भेज रहा है तो वो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा, है ना, वो ओनरशिप वगैरह नहीं ट्रांसफर कर रहा। तो ये गुड्स अभी भी हैं किसके, ओनरशिप किसकी, राम की है। तो अगर इन जूते चप्पल में कुछ नुकसान हो जाता है, मोहन के पास रखे रखे उस पर कुछ भी हो जाता है, फट जाता है, चूहे वूहे खा जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो जो भी नुकसान वगैरह होगा वो राम का ही होगा क्योंकि गुड्स का अल्टीमेट ओनर राम है, राइट। तो यही लिखा हुआ है कि रिस्क किसका रहेगा, एक गुड्स का ओवरऑल रिस्क किसका रहेगा, वो हमेशा उस पर्सन का रहेगा जो भेज रहा है। सिंपल हो गई बात। चलिए अभी और चर्चा करते हैं हम लोग। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, तो पहले आपको ये फीचर समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये फीचर समझ नहीं आएंगे आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं सोच पाओगे। तो पहले इसमें फर्स्ट डालना पर्सन या पहले ऐसे लिखना, पर्सन मत लिखना, चलो इसका ऐसे लिख लो, पर्सन सेंडिंग द गुड्स is known as कंसाइनर। और कंसाइनर को अंडरलाइन कर लेना, हाइलाइटर वगैरह करते हो यूज तो हाईलाइट कर देना, डब्बा बना लेना, जो भी हो, ठीक है। तो जो व्यक्ति गुड्स भेजता है उसको हम कंसाइनर बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, प्रिंसिपल होता है ना। तो हमने क्या बोला, ये बेसिकली जो व्यक्ति भेजता है वो अपने एजेंट को भेजता है ना, वो एजेंट के थ्रू गुड्स भेजता है। तो जो व्यक्ति भेजता है वो उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, वो बेसिकली प्रिंसिपल होता है
है ना। प्रिंसिपल आप समझते हो, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाला प्रिंसिपल, तो जो व्यक्ति भेजता है वो होता है कंसाइनर। तो टेक्निकल टर्म हम यहां पे क्या यूज करेंगे, कंसाइनर। अच्छा, और पर्सन, पर्सन टू whom the goods are sent is known as consignee, कंसाइनी। तो कंसाइनी को भी आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो भी आप चाहो, ब्रैकेट में इसमें भी लिख लेना एजेंट, एजेंट। तो बेसिकली कंसाइनमेंट में एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है ना। और जो पार्टी गुड्स भेजती है, जो पर्सन गुड भेजता है, उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, और जिसको गुड्स भेजे जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंसाइनी। तो मेरे इस एग्जांपल में कंसाइनर कौन होगा, राम। तो राम मेरा हो जाएगा कंसाइनर, तो मैं लिख देता हूं राम कौन है, कंसाइनर, और मोहन कौन है, कंसाइनी। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के बारे में आपको सबसे पहले क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसके अलावा और क्या फीचर्स है इसमें, सेकंड डालना, द ओनरशिप of goods sent remains with the consignor only, that is only possession of goods is transferred to consignee. Ownership gets transferred to the buyer when goods are sold by consignee। ठीक है, तो ये बात भी ऐसा मैं अब आपको बता चुका कि जब राम मोहन को गुड्स भेज रहा है तो वो उसकी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा, ओनर तो राम ही रहेगा गुड्स का। ठीक है, सिर्फ वो पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है। इसी तरह का पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस वाला जो चैप्टर था वो पढ़ा था। उसमें भी हम यही बोलते थे, जब कस्टमर को गुड्स भेजे जाते हैं तो सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट है यहाँ पे भी कि कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होती है, खाली फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होती है। सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, वंस कंसाइनी में, जब मोहन अपने गुड्स को या इन जूते चप्पल को मुंबई में कस्टमर्स को बेच देगा, तो ये ओनरशिप जो है वो डायरेक्टली राम से लेके इन कस्टमर्स में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। तो यही बात लिखी हमने कि ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बोलूं तो कंसाइनी कभी भी इन गुड्स का मालिक बनता ही नहीं, कंसाइनी कभी भी ओनर नहीं बनता गुड्स का, ओनर हमेशा कंसाइनर रहता है। और जब कंसाइनी गुड्स बेच देता है तो ओनर कौन बन जाता है, जो बायर है, जिसको बेचे गए हैं गुड्स, वो डायरेक्टली ओनर बन जाता है। तो कंसाइनी इज नेवर द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। इसके अलावा और लिखना भी इसमें, थर्ड पॉइंट, consignor sends a pro forma invoice, that is a statement conveying
the particulars of the goods so sent to the consignee. ठीक है, इसी एग्जांपल में बताता हूं ये क्या पॉइंट है। जब राम मोहन को गुड्स भेज रहा है तो हमने बोला ये सेल नहीं है, ठीक है, ये सेल नहीं है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही। तो जब सेल नहीं है तो हम यहां पे नॉर्मल जो इनवॉइस होता है वो तो रेस करेंगे नहीं, राम नॉर्मल इनवॉइस तो बनाएगा नहीं क्योंकि सेल थोड़ी हो रही है, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट तो बनाता है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि मैं कौन से गुड्स भेज रहा हूं, मेरे क्या क्या मतलब इन गुड्स की कॉस्ट वगैरह क्या है, जो भी है, कितनी क्वांटिटी है, सारी डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में वो बना के देता है मोहन को। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, ऑल्दो इसमें इनवॉइस वर्ड जरूर यूज हो रहा है, लेकिन ये वो वाला इनवॉइस नहीं है जो नॉर्मल आप डे टू डे यूज में देखते हो। इनवॉइस जो सेल्स इनवॉइस होता है वो एक अलग चीज होती है, ये एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस है। ठीक है, तो इस सेल का बिल नहीं है, ये एक ऐसा बेसिकली डॉक्यूमेंट है जिसमें राम यानी कंसाइनर कंसाइनी को सारी डिटेल्स बताता है कि भाई मैं इतनी इतनी क्वांटिटी की ये गुड्स भेज रहा हूं, इसकी ये कॉस्ट वगैरह है, इस तरह की डिटेल्स में बताता है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, कंसाइनर कंसाइनी को कौन सा डॉक्यूमेंट देता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। आगे लिखना फोर्थ कंसाइनी periodically sends a statement known as account sales which contains information with respect to sales made, expenses incurred, commission due, and balance due to the consignor. बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर। ये क्या लिखा मैंने, तो जिस प्रकार से, वापस एग्जांपल में आता हूं, जिस प्रकार से राम मोहन को एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है जिसको हमने बोला प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मोहन भी टाइम टू टाइम राम को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। ठीक है, तो दोनों भी एक दूसरे को डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, लेकिन दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं उनको इशू करने का पर्पस अलग होता है। तो राम भी एक डॉक्यूमेंट इशू करता है मोहन को, सॉरी मोहन भी राम को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है राम को, यानी कंसाइनी भी कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स। और इस अकाउंट सेल्स में मोहन क्या क्या डिटेल्स बताता है, वो सारी बताता है कि मेरे कितने गुड्स सेल करे, कितने रुपए पे सेल करे, कितनी कैश सेल करी, कितनी क्रेडिट सेल करी, मैंने क्या क्या खर्चे करे इनको बेचने के लिए, मेरा कितना कमीशन बना, कितना पैसा आपकी तरफ ड्यू है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स वगैरह इसमें देता है ना। तो मेरे एग्जाम्पल में जो सेल हुई थी 15,000 रुपए की, कमीशन 750 का, खर्चे 1,000 रुपए के, ये सारी डिटेल्स का कंसाइनर को बताता है एक रिटर्न स्टेटमेंट या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को इशू करता है जिसमें वो बताता है, सारी डिटेल्स बताता है कि कितनी गुड्स, कौन से गुड्स वो भेज रहा है। और कंसाइनर को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है, अकाउंट सेल्स, जिसमें वो सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन देता है,
खर्चों वगैरह के बारे में बताता है, कमीशन के बारे में बताता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो ये जो आपने लिखा ना इनमें, ये पॉइंट्स जो इसमें लिखे, इसमें आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस को और अकाउंट सेल्स दोनों को अंडरलाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये की वर्ड्स हैं, ये की टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। और भी चीजें, और भी चीजें, जब आप ये चीजें सारी लिख लोगे और समझ लोगे तो तब आप उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजों का मतलब समझ आएगा, इसलिए जरूरी है सारी चीजें लिखना। अब लिखना फिफ्थ पॉइंट, यूजुअली कंसाइनी recovers all the expenses incurred for consignment sales from the consigner। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में समझा चुका। तो ये वही चीज है कि कंसाइनी जो भी खर्चे वगैरह करता है कंसाइनर के गुड्स बेचने के लिए, वो अल्टीमेटली किससे रिकवर करता है? कंसाइनर से ही रिकवर करता है। तो मैंने एग्जाम्पल जो दिया था उसमें कितने रुपए का खर्चा हो रहा था कंसाइनी का? 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए उसने बेसिकली क्या किए थे? कंसाइनी से ही रिकवर करी थे। तभी हमने जब प्रॉफिट निकाला तो प्रॉफिट निकालते वक्त हमने इस 1000 रुपए का जो कंसाइनी का खर्चा था उसको एक्चुअली में हमने कंसाइनर के खर्चे की तरह ट्रीट किया था। राइट, चलिए लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो। लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, सिक्स्थ पॉइंट, कंसाइनी receives a commission for his work which is usually calculated on sales, usually calculated on sales। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लास्ट फीचर। तो कंसाइनी हमने बोला जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो अपना एजेंसी का काम कर रहा है, उसके बदले में कंसाइनर से कुछ कमीशन चार्ज करता है और प्रैक्टिकली वो कमीशन सेल्स के ऊपर होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में, इस कंसाइनमेंट में जो कमीशन होता है ना, इस कमीशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जिसके बारे में हम अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि कमीशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक आपकी स्टडी मटेरियल में लेके आना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़वाना चाहता हूं। तो एक मिनट आप लोग अपनी एक बार स्टडी मटेरियल खोलना। आपके स्टडी मटेरियल में एक डिफरेंस का टेबल दे रखा है, कंसाइनमेंट एंड सेल। कंसाइनमेंट एंड सेल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक बार आप इसको अपने आप पढ़ना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आज और कोई क्वेश्चन का होमवर्क तो मैं आज के लेक्चर में दे नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। तो ये डिफरेंस आपको जरूर पढ़ना है कि कंसाइनमेंट और सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने मेरी सारी कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कशन सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपको ये टेबल आराम से समझ आ जाएगी। बट इसको एक बार पढ़ना जरूर। ये एज इट इज थ्योरी क्वेश्चन में तो आ ही सकता है, लेकिन इसमें से कोई पॉइंट उठा के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको पूरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरे कॉन्सेप्ट की। तो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ कमीशन पेड टू कंसाइनी। टाइप्स ऑफ कमीशन पेड टू कंसाइनी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहले हमको उसकी चर्चा करनी है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो इसको समझना जरूर आप। तो जो ये टाइप्स ऑफ कमीशन है, इसमें हमें ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कमीशन पढ़ने हैं। 3 टाइप्स ऑफ कमीशन इसमें हमें पढ़ने होते हैं। वो क्या क्या है? पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन।
ऑर्डिनरी कमीशन। दूसरा होता है डेल क्रेडिरे कमीशन। डेल क्रेडिरे कमीशन। और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कमीशन आप लोगों को पढ़ने हैं यहां पे। तो एक एक करके तीनों कमीशन को हम समझते हैं और इनके बारे में लिख भी देते हैं। तो पहला आप लोग लिखना, फर्स्ट लिखना ऑर्डिनरी कमीशन। तो पहले इसमें लिख लेना इट इज अ नॉर्मल कमीशन पेड एज अ, या पेड मत लिखो, पेड की जगह लिखो कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ सेल्स। इट इज सिंपली डोनेटेड नहीं भाई, डिनोटेड एज कमीशन। इट इज सिंपली डिनोटेड एज कमीशन। नेक्स्ट एरो में लिखना इट इज पेड irrespective, it is paid irrespective of whether the consignee makes cash or credit sales। नेक्स्ट एरो में लिखना it does not provide any protection to the consignee, to the consigner against bad debts, पहला आप इतना नोट करना, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या लिखा। तो पहला टाइप ऑफ कमीशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। तो ये तो देखो आपका बिल्कुल नॉर्मल कमीशन होता है और ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा, हर केस में आपको ये कमीशन दिखेगा। तो मेरे एग्जाम्पल में जो मैंने अपना ओरिजिनली एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि सेल का 5% कमीशन बनेगा मोहन का, तो ये आपका होता है ऑर्डिनरी कमीशन। ये होता है आपका ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है ये आपके टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये टोटल सेल पे कैलकुलेट होता है, मतलब ये एज अ फिक्स्ड परसेंट गिवन होता है ऑफ टोटल सेल्स। तो आपको परसेंट अप्लाई कर देना होता है टोटल सेल्स पे और ये आपका कमीशन निकल के आ जाता है। अब आपके क्वेश्चन में कभी भी वो ऑर्डिनरी कमीशन टर्म पूरा यूज करके हम कभी नहीं देगा, वो हमेशा सिंपली सिर्फ कमीशन बोल देगा। तो जब वो खाली कमीशन जो वो बोल देता है ना, तो वही उसका ऑर्डिनरी कमीशन होता है, तो वही मतलब हो जाता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंसाइनी मेक्स कैश और क्रेडिट सेल्स। तो बस यही बोलना चाह रहा है कि भाई कोई भी टाइप ऑफ सेल हो, है ना। अब जो कंसाइनी बेचता है वो जरूरी तो नहीं सारी कैश सेल होगी, हो सकता है वो उधारी पे भी बेचे। तो चाहे वो उधारी पे बेचे, चाहे वो कैश पे बेचे, चाहे जैसे भी बेचे, जो भी सेल्स है उस पे ये जो ऑर्डिनरी कमीशन होता है वो कंसाइनिंग को मिल जाता है। और जो थर्ड पॉइंट लिखा है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट्स, इस पॉइंट का मतलब आपको जब हम सेकंड टाइप ऑफ कमीशन पढ़ लेंगे उसके बाद समझ आएगा। तो इस पॉइंट को मैं अभी थोड़ी देर में आगे जाके बताता हूं।
तो इतना आप पहले समझ लेना और मेरे साथ लिखना नेक्स्ट कमीशन के बारे में, सेकंड कमीशन जिसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिरे कमीशन। डेल क्रेडिरे कमीशन, इसके बारे में लिखना। इट इज एन additional commission paid to encourage the consignee to make credit sales. To make credit sales. नेक्स्ट लिखना इट इज यूजुअली calculated on total sales however it may also be calculated on credit sales only if agreement so provides. नेक्स्ट एरो में लिखना it provides the consignor protection against bad debts, that is bad debts are borne by consignee in this case. अब एक बात समझना, उसी उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैं यहीं पे दोबारा से लिख लेता हूं। तो हमारे उदाहरण में एक राम था, एक मोहन था। तो राम मेरा कंसाइनर था, मोहन मेरा कंसाइनी था। ठीक है, राम ने मोहन को गुड्स भेजे थे और मोहन आगे इसको सेल करता था। अब हमने बोला था कि मोहन को जो भी वो सेल करता था उसको उसकी सेल पे एक ऑर्डिनरी नॉर्मल कमीशन पे किया जाता था 5% का। ठीक है, और हमने क्या बोला कि ये जो 5% का कमीशन है ये हर तरह की सेल पे होगा। ये कैश सेल पे भी होगा, ये क्रेडिट सेल पे भी होगा, है ना। तो चाहे उधार भी बेचो चाहे कैश पे बेचो, जो भी आपकी टोटल सेल आप करोगे उस पर 5% का कमीशन घर ले जाना। ये हमारी अरेंजमेंट थी। अब सपोज राम मोहन से बोलता है मोहन देखो, अगर तुम खूब सारी क्रेडिट सेल्स भी करोगे, तो मैं इस 5% के कमीशन के अलावा तुमको 3% का कमीशन और दूंगा क्रेडिट सेल्स करने के लिए, है ना। तो 5% का कमीशन तो तुम्हें मिल ही रहा है, तो लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम 3% और कमीशन कमाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको खूब सारी क्रेडिट सेल्स करनी पड़ेगी। अब सवाल उठा, आपके दिमाग में आ सकता है सवाल कि सर राम क्यों चाहता है कि वो क्रेडिट सेल करे, राम क्यों चाहता है कि मोहन क्रेडिट सेल करे। वो इसलिए चाहता है, तो आप लॉजिकली सोचना, मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप किनारे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर जाते हो, आपके सामने 2 ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर ए, ग्रोसरी स्टोर बी।
ग्रोसरी स्टोर एक कहते हैं कि भाई हम सारा सामान कैश पे बेचते हैं, आप आओ कैश ले जाओ सामान ले जाओ। पर ग्रोसरी बी जो ग्रोसरी स्टोर बी है वो कहता है आप एक काम करो, आप कैश पे भी ले जाओ, और अगर आपके पास अभी कैश नहीं है, जो भी नहीं है, तो आप एक काम करो, आप उधार पे भी सामान ले जाना, आप बाद में हमारा सेटल करते रहना, तो हम आपका हिसाब मेंटेन करते रहेंगे। तो एक स्टोर है जो सिर्फ कैश सेल कर रहा है, एक स्टोर है जो सिर्फ कैश जो क्रेडिट सेल भी कर रहा है, कैश सेल भी कर रहा है, दोनों भी कर रहा है। तो आप कौन से स्टोर पे प्रेफर करोगे जाना, आप कौन सा स्टोर प्रेफर करोगे? तो आप जनरली जो स्टोर क्रेडिट सेल भी कर रहा है, उधारी पे भी बेच रहा है, उसको प्रेफर करोगे, है ना। तो एक होता है हमारा एक माइंडसेट होता है कि भाई हम उधारी पे खरीद रहे हैं, तो एक उससे होता क्या है कि भाई चलो कल को अगर मैं सामान लेने गया, मेरे पास एकदम से पैसे नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, आप ऑल्दो आजकल तो पेटीएम वगैरह का जमाना है तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप वैसे सोचो, सपोज आपके पास पेटीएम शेटीएम कुछ भी नहीं है, आप सामान लेने पहुंचे और आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आप क्या है, आपके पास एक क्या कहते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अभी ले जाओ, उधारी पे ले जाओ और बाद में पैसे देते रहना। तो आप ऐसे स्टोर को एक प्रेफर करते हो, आप उसको थोड़ा ऊंची नजरों से देखते हो, है ना। तो ऐसी राम को लगता है कि भाई अगर मैं कस्टमर्स को क्रेडिट सेल पे भी करूंगा, उधार पे भी बेचूंगा, तो कस्टमर के बीच में मेरा नाम ज्यादा बढ़ेगा, मेरे गुड्स के बारे में नाम ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक इंप्रेशन जाएगा कि भाई जो राम गुड्स भेजता है, जो राम के जूते चप्पल बिके जाते हैं, वो उधारी पे भी बेच देता है, तो इससे थोड़ा सा उसको फायदा होगा। तो राम ऐसा चाहता है। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। राम कहता है तुम क्रेडिट सेल पे 3% का कमीशन कमा लो, एक्स्ट्रा कमीशन ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमको ऑलरेडी एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं, मैं तुमको ऑलरेडी एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं क्रेडिट सेल करने के लिए। तो अगर ये क्रेडिट सेल जो आपने करी, जो उधारी पे बेचा, ये सपोज अगर इस क्रेडिट सेल पे कोई बैड डेट्स हो जाते हैं, अगर इन क्रेडिट सेल्स में कोई बैड डेट्स हो जाते हैं, यानी कस्टमर उधारी पे सामान ले जाता है लेकिन वो पैसे नहीं देता, तो ये बैड डेट्स अब आप बियर करोगे। अब ये बैड डेट्स आप बियर करोगे, मैं बियर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन दिया। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है अब कि तुम ऐसे कस्टमर ढूंढो जो जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, जो आपको पता हो कि टाइम से पैसे दे देगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अब अगर मेरे से आपको एक्स्ट्रा 3% कमीशन चाहिए तो ले जाओ, क्रेडिट पे सेल कर लो, लेकिन अब अगर ये बैड डेट्स हो जाते हैं तो अब मेरे पास मत आना रोते हुए, अब ये बैड डेट्स तुम्हारी सरदर्दी होगी, तुम ही बियर करोगे। ठीक है, तो क्रक्स क्या निकल गया पूरी डिस्कशन का? पूरी डिस्कशन का जो क्रक्स आपको बस ध्यान रखना है, इतनी कहानी आपसे कोई नहीं पूछेगा ना, आपको इतनी कहानी याद रखनी है। क्रक्स सिर्फ इतना है कि अगर डेल क्रेडिटे कमीशन दिया जाता है, अगर डेल क्रेडिटे कमीशन, ठीक है, तो मेरे एग्जांपल में जो 3% का एक्स्ट्रा कमीशन था, इसी कमीशन को मैं बोलता हूं डेल क्रेडिटे कमीशन। तो अगर कंसाइनर डेल क्रेडिटे कमीशन देता है कंसाइनिंग को, तो बैड डेट्स की हेडेक किसकी हो जाती है? कंसाइनी की हो जाती है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा, तो देखो, इट प्रोवाइड्स द कंसाइनर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स। तो अगर डेल क्रेडिटे कमीशन दिया जा रहा है तो कंसाइनर फ्री हो जाता है बैड डेट्स की रिस्क से। अब अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो वो कंसाइनर को नहीं बियर करने होंगे, वो कंसाइनी बियर करेगा। अगर ये डेल क्रेडिटे कमीशन नहीं होता, नॉर्मल केस होता, उस केस में फिर क्या आपको याद रखना है, अगर डेल क्रेडिटे कमीशन नहीं है तो फिर अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो वो बैड डेट्स कौन बियर करता है? वो कंसाइनर ही बियर करता है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या क्रक्स हो गया? अगर डेल क्रेडिटे कमीशन पे होता है तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। अगर डेल क्रेडिटे कमीशन पे नहीं होता तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर बियर करेगा। इसलिए अब मैं वापस एक बार ऑर्डिनरी कमीशन के लास्ट पॉइंट पे आता हूं जो मैंने छुड़वा दिया था। अब इसको पढ़ोगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन टू द कंसाइनर अगेंस्ट बैड डेट। यानी जो 5% का ऑर्डिनरी कमीशन पे किया जा रहा है, खाली इतना देके मोहन को आप ये नहीं बोल सकते कि बैड डेट्स आप बियर करोगे। अगर आप चाहते हो कि मोहन बैड डेट्स बियर करे तो इसके अलावा आपको डेल क्रेडिटे कमीशन और देना पड़ेगा, तब आप मोहन के पास जाके बोल सकते हो कि भाई बैड डेट्स की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट या थर्ड का, अभी तो हमने 2 कमीशन डिस्कस कर लिया और थर्ड कमीशन हमने बोला ओवर राइडिंग कमीशन। तो अभी इसको लिख लेना, ये वाला कमीशन अभी हो सकता है अच्छे से आपको समझ ना आए, तो अभी खाली हम इसको कवर करने के लिए लिख लेते हैं। सही टाइम पे ये भी मैं आपको समझा दूंगा ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, आपको समझ आ जाएगा, बट अभी बस इसको लिख लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग इट। इट इज एन
extra commission. It is an extra commission paid by the consignor to promote sales at higher price or to encourage the consignee for putting extra efforts in introducing new product. नेक्स्ट आरो में लिखना डिपेंडिंग अपॉन एग्रीमेंट it is calculated on total sales or difference between actual sales and invoice value or as share in additional profits made by कंसाइनर। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, तो क्या भला है ये ओवरराइडिंग कमीशन की? तो ये एक एक्स्ट्रा कमीशन है। तो पहली बात, ये भी एक एक्स्ट्रा कमीशन है, जिस प्रकार से डेल क्रेडिटरी कमीशन भी एक एक्स्ट्रा कमीशन थी, ये भी एक एक्स्ट्रा कमीशन है। एक्स्ट्रा कमीशन का मतलब क्या हुआ? ये ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा दिया जाता है। ये भी ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा दिया जाता है। पेड बाय द कंसाइनर टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस, तो सपोज उदाहरण के तौर पे वापस से, राम जो दिल्ली में गुड्स बेचता है, कोई एक पर्टिकुलर चप्पल ले लेते हैं, तो एक कोई पर्टिकुलर चप्पल राम दिल्ली में बेच पाता है 300 रुपए पे। अब यही चप्पल राम मोहन को भेज रहा है कंसाइनमेंट पे, सेम चप्पल, जो कि मुंबई में बैठा है। तो राम मोहन से कहता है कि देखो भाई, ये चप्पल मैं अपनी दुकान में 300 रुपए पे बेच पाता हूं, तो तुम कम से कम 300 पे तो बेचोगे। तो अगर तुम 300 पे बेचोगे तो मैं तुमको नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन तो दूंगा। लेकिन अगर तुम ये चप्पल 300 रुपए से ज्यादा बेच पाते हो, मान लो तुम ये चप्पल 500 रुपए पे बेच पाते हो, तो इस हायर प्राइस पे बेचने के लिए मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो 5% का जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन था वो तो लेना ही घर को, बट अगर तुम इसको 300 की जगह 500 में बेच पाते हो तो मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। इस तरह के एक्स्ट्रा कमीशन को बोलते हैं हम लोग ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, तो यही लिखी है चीज देखो कि कंसाइनर कंसाइनी को ये कमीशन देता है, क्यों? टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइस पे सेल करने पे प्रमोट करने के लिए बेचता है। क्योंकि अब देख लो ना, मोटिवेशन मिल गई मोहन को। अब मोहन अपनी पूरी जी जान लगा देगा कि वो कस्टमर को कुछ भी बेवकूफ बना के, बहला बुसला के, जैसे भी करके इस चप्पल को 500 रुपए पे बेचे, क्योंकि उसको पता है अगर वो 500 रुपए पे बेचेगा तो उसको एक्स्ट्रा ज्यादा कमीशन मिलेगा, है ना।
अच्छा, आगे क्या लिखा है, और टू इनकरेज द कंसाइनी फॉर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। तो सपोज राम कोई एक नई तरह की चप्पल इंट्रोड्यूस करना चाहता है मार्केट में, अपनी दुकानों में, है ना। तो भाई अब आप लोग भी ये बात समझ पक सकते हो, आप लोग बिजनेस स्टडीज भी पढ़ चुके हो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो आसान नहीं होता नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके कस्टमर तक पहुंचाना या उनको कन्विंस करना नए प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करो, उसके बारे में कस्टमर्स को बताना, उसकी मार्केटिंग करना वगैरह वगैरह। तो राम मोहन से कहता है कि अगर मेरी मैं नई वेराइटी ऑफ चप्पल लॉन्च करना चाहता हूं, इसको बेचने में, इसको लॉन्च करने में तुम मेरे को हेल्प करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे, मेरे को मार्केटिंग करने में हेल्प करोगे, कुछ भी करोगे, अपनी सोशल मीडिया में प्रमोट करोगे, जो भी करोगे, तो वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी तुम्हें मैं कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। तो इस एक्स्ट्रा कमीशन को भी हम लोग ओवर राइडिंग कमीशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ओवर राइडिंग कमीशन क्यों पे किया जा रहा है, टू प्रमोट सेल्स एट हायर प्राइसेस एंड फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कंसाइनी को कन्विंस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि भाई तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में। अच्छा, आगे का पॉइंट तो ऐसी है, बस आपकी नॉलेज के लिए, आपको कभी इसको प्रैक्टिकली यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन एग्रीमेंट इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। या तो राम बोल सकता है कि भाई जो ये एक्स्ट्रा कमीशन है, सपोज 2% का एक्स्ट्रा कमीशन है, ये तुम टोटल सेल्स पे ले जाना, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स और इनवॉइस वैल्यू। यानी कि मेरे एग्जांपल में 300 रुपए का जो चप्पल मैं बेच रहा था, वो मैं तुम 500 रुपए पे बेच रहे हो, तो ये जो 300 रुपए से जो फालतू 200 रुपए का प्राइस पे भी तुम जो बेच पा रहे हो चप्पल, तुम इस 200 रुपए की प्राइस पे कमीशन ले जाना, है ना। तो इसी को एक प्रकार से आप अभी समझ लो इनवॉइस वैल्यू। बाकी इनवॉइस वैल्यू का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये थोड़ा आगे जाके आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो चप्पल राम दिल्ली में 300 रुपए में बेच पा रहा है, वही चप्पल मोहन 500 रुपए पे बेच पा रहा है, यानी 200 रुपए ज्यादा बेच पा रहा है ना। तो ये जो 200 रुपए फालतू प्राइस पे बेच पा रहा है, ज्यादा प्राइस पे बेच पा रहा है, इस पे कमीशन कैलकुलेट हो सकता है, या फिर एज शेयर इन एडिशनल प्रॉफिट। तो सपोज मैंने जो नई वेराइटी ऑफ चप्पल बोली, तो इस नई वेराइटी की ऑफ चप्पल की वजह से जो राम को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, हो सकता है राम बोले कि एक काम करो भाई, इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में तुम अपना कुछ शेयर ले लेना, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपेंडिंग ऑफ द एग्रीमेंट, कि दोनों के बीच, पार्टी के बीच में क्या एग्रीमेंट होती है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन होगी इस कमीशन की वो होगी, राइट। तो आई होप इसके साथ आपको पहली बात तीनों तरह की कमीशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपनी मुद्दे की चर्चा करते हैं, जो एक्चुअली में हमें प्रैक्टिकली इसमें सीखना है, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। यानी कंसाइनर अपनी बुक्स में किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। तो इसको एक तो आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो, तो क्या सीख रहे हो इसमें हम लोग बेसिकली, तो वापस से मैं अपना वही छोटी सी ड्राइंग बना लेता हूं। हम सीख रहे हैं कि जब राम, शाम नहीं, हमने मोहन बोला था ना, तो मोहन को गुड्स भेज रहा है ऑन कंसाइनमेंट। तो हमने बोला था राम हमारा कंसाइनर है और मोहन हमारा कंसाइनी होगा। तो इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि कंसाइनर यानी राम अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। तो सबसे ज्यादा हमारा फोकस इसी में रहेगा। हालांकि हम कंसाइनी की बुक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और एग्जाम में जनरली आता भी नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल में भी मेरे ख्याल से एक ही सवाल है इसके ऊपर। तो मेजर हमारा जो फोकस रहना है इस चैप्टर में वो रहना है कि कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या क्या करता है। तो आपका पहले हम लोग यही सीखेंगे और इसी के ऊपर सवाल की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं कि राम अपनी बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है। तो आप लोग पहले मेरे साथ लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझते भी रहेंगे, और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। बस वही याद रखना जो मैंने आपको ओरिजिनली स्टार्टिंग में एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था, उस एग्जांपल को बस अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना जब भी आप कंसाइनमेंट का सवाल करोगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग लिखना मेरे साथ साथ। तो थोड़ा सा लिखने का काम है यहां पे भी, तो लिखना आराम आराम से। फर्स्ट लिखना when goods are dispatched to consignee, when goods are dispatched to consignee, तो इसमें लिखना क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है आपकी,
कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो डैश का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे करूं फिल इन द ब्लैंक्स करो। डैश का मतलब ये है कि हमको जिसको भी कंसाइन मतलब जिस भी कंसाइनी को कुछ भेजे जा रहे हैं उस कंसाइनी का यहां पे नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी कंसाइनी का नाम होता है वो इसमें लिखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में कंसाइनी मोहन था, तो अगर जब राम मोहन को कुछ भेजेगा तो वो पूरा अकाउंट का क्या नाम लिखेगा, कंसाइनमेंट टू मोहन अकाउंट, कंसाइनमेंट टू मोहन अकाउंट। तो ये पूरे अकाउंट का नाम बन जाएगा कंसाइनमेंट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिस भी कंसाइनी को कुछ भेजे जाते हैं उसके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है, कंसाइनमेंट टू कंसाइन मतलब जो भी कंसाइनी का नाम है उसका नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होता है इसमें काम। चलिए और लिखो। सेकंड, एक्सपेंसेस incurred by the consignor, expenses incurred by the consignor। जब कंसाइनर खर्चे करता है तो वो क्या अकाउंटिंग एंट्री करता है, तो मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बोला था 500 रुपए का फ्रेट राम ने पे किया था, 500 रुपए का फ्रेट राम ने पे कर दिया था, तो उस खर्चे के लिए क्या एंट्री होती है, तो एंट्री लिखना कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो मैं साथ साथ चलो आपको समझाते भी रहता हूं, नहीं तो बाद में एक साथ समझने में बहुत हेवी हो जाता है। तो एक प्रकार से आप देखो कंसाइनमेंट अकाउंट जो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको कैलकुलेशन तो सारी दिखाई थी स्टार्टिंग में आपको क्या करनी होती है, लेकिन मैंने बोला था ये सारी चीजें हम लोग दिखाते कहां है, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप एक प्रकार से अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट समझ लेना, या मैं तो कहता हूं ट्रेडिंग अकाउंट की तरह मान लेना। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग अकाउंट है, बट जैसे जिस माइंडसेट से आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो उसी माइंडसेट से आपको कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो जो भी खर्चा होता है, जैसे हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा करते हैं ना, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंस डालते हैं, वेजेस हो गया, फ्रेट वगैरह हो गया, तो हम क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में उन खर्चों को डेबिट करते थे। तो बिल्कुल सेम वे में यहां पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट को कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चे को डेबिट करना है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ये समझ लो अभी के लिए कि नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान को खर्चे को डेबिट करो, फायदे को क्रेडिट करो, इस माइंडसेट से आपको इसमें चलना है। ठीक है, तो यहां पे खर्चा किया मैंने मतलब कंसाइनर ने, तो वो क्या करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको डेबिट कर देगा। और कैश में खर्चा हो रहा है, बैंक में खर्चा हो रहा है, तो कैश है बैंक कम होगा तो टू कैश है बैंक हो गया। और अगर उधारी पे कोई खर्चा है, अभी लाइबिलिटी है खर्चे की, तो उस केस में हम लोग क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल खर्चे की एंट्री करते हो। चलिए सेकेंड एंट्री सॉरी थर्ड एंट्री हो गई मेरी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। कभी कभी क्या होता है, कंसाइनी हमको कुछ एडवांस दे देता है, कंसाइनी हमको कुछ एडवांस दे देता है, पहली एडवांस में कुछ पैसा दे देता है, तो एंट्री क्या हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से लिखना, कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट। इसका मतलब ये कि हमको पहली बात कंसाइनी का भी एक अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो कंसाइनमेंट का अकाउंट तक अलग मेंटेन कर ही रहे, साथ में हमें कंसाइनी का पर्सनल एक अकाउंट हमें मेंटेन करना होता है। तो मेरे एग्जांपल में मोहन कंसाइनी था, तो मैं मोहन के नाम से एक अलग अकाउंट भी मेंटेन करूंगा। इसको आप एक प्रकार से समझ लेना जैसे कि ये डेटर अकाउंट है, आप इसको डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट करना। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटर से अगर आपको कुछ एडवांस रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री करते हो, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही हम एंट्री करते हैं। तो सेम बेसिस पे ये एंट्री हो गई कि कंसाइनी ने हमें कुछ कैश में पैसा दिया, कुछ एडवांस दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, सिंपल, राइट। तो बिल्कुल उसी बेसिस पे इसकी एंट्री हो रही है। चलो फोर्थ, फोर्थ लिखना, फोर्थ में लिखना एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी। अगर कोई कंसाइनी खर्चा करता है तो क्या उसकी एंट्री होती है। तो मेरे एग्जांपल में मोहन ने 1,000 रुपए का खर्चा किया था, तो उस खर्चे की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे। तो कंसाइनर के लिए तो देखो खर्चा है, चाहे वो पे करे, चाहे वो करे इनकर, चाहे कंसाइनी इनकर करे, लेकिन है तो खर्चा कंसाइनर के लिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को तो इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट टू जो भी नाम है अकाउंट डेबिट, तो कोई भी और खर्चे की तरह ये भी हम डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। और टू, अब यहां पे कंसाइनी पे कर रहा है कंसाइनर के बिहाफ पे एक प्रकार से, तो यहां पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे कंसाइनी को टू कंसाइनीज अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी सिंपल। इसके बाद फिफ्थ एंट्री, नहीं एक्सपेंसेस तो हो गया, इसमें लिखना फिफ्थ में सेल ऑफ गुड्स, बाय कंसाइनी, सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। तो लिखना कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू जो भी नाम है अकाउंट। सिंपल। तो मैंने आपको बोला कंसाइनी को आप डेटर की तरह ट्रीट करो। तो जब डेटर को आप कोई सेल करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बस वही एंट्री, डेटर की जगह मैंने डेबिट कर दिया कंसाइनी का अकाउंट, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह मैंने इसको डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स कहां जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैं बोलूं तो सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाती है। बस यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी बेसिस पे आपकी ये एंट्री होगी, राइट। चलिए फिर सिक्स्थ एंट्री में लिखना बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के केस में आपको आपके दो सिनेरियोस हो सकते हैं, टू सिनेरियो। पहला हो गया when del credere commission is not paid, और सेकेंड सिनेरियो हो गया when del credere commission is paid। चलो तो इसके एंट्री में आपके साथ चर्चा करते हुए बनाता हूं। तो मैंने आपके साथ जानबूझ के टाइप्स ऑफ कमीशन वाला टॉपिक पहले डिस्कस किया था, हालांकि आप अपनी स्टडी मटेरियल में देखोगे तो उसका डिस्कशन आगे हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से, ताकि अब आप इस बैड डेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पिक्चराइज कर पाओ। अब आपको पता है डेल क्रेडिटरी कमीशन क्या होता है। तो हमने क्या बोला था, जब डेल क्रेडिटरी कमीशन पे होता है कंसाइनी को, तो उस केस में बैड डेट्स कौन बियर करता है, कंसाइनी बियर करता है।
उस केस में कंसाइनर कोई भी बैड डेट्स का बोझ अपने सर पे नहीं लेता। तो अगर मैं सेकंड केस में पहले आ जाऊं, सेकंड सिनेरियो में आ जाऊं, जब मैं बोल रहा हूं कि डेल क्रेडिटरे कमीशन पे हुआ है कंसाइनी को, तो क्या होगा? जो बैड डेट्स का नुकसान है वो कंसाइनर तो बियर नहीं करेगा, है ना, वो नुकसान कंसाइनर तो बियर नहीं करेगा, तो वो किससे रिकवर करेगा? तो इसमें आप लिखना हाँ, तो मैं कह रहा था डेल क्रेडिटरे कमीशन के केस में जब पे हो रहा है तो कंसाइनी तो बियर नहीं कर रहा, सॉरी कंसाइनर तो बियर नहीं कर रहा बैड डेट का नुकसान, तो क्या कोई एंट्री पास करेगा कंसाइनर? क्या एंट्री कोई पास करेगा? जब बैड डेट से बियर ही नहीं कर रहा तो क्या कोई एंट्री पास करने की जरूरत है कंसाइनर को? तो उसका जवाब है नो। उसकी वो एंट्री अपने पास क्यों रिकॉर्ड करेगा? बैड डेट्स की एंट्री अपने पास क्यों रिकॉर्ड करेगा जब वो बियर ही नहीं कर रहा? तो उस केस में तो हमें कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेल क्रेडिटरे कमीशन पे हो नहीं हो रहा, अगर डेल क्रेडिटरे कमीशन पे नहीं हो रहा, तो उस केस में फिर कंसाइनर को बैड डेट्स का नुकसान अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उसकी एंट्री क्या होती है? नुकसान है, नुकसान क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको बोला कोई भी खर्चा नुकसान हो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दो, तो नुकसान है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट टू जो भी अकाउंट है या जो भी नाम है, अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? तो बैड डेट्स की आप नॉर्मल केस में क्या एंट्री बनाते हो? बचपन से एंट्री आपने सीखी हुई है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बस अब यहां पे हम बैड डेट एक नॉमिनल एक नुकसान का अकाउंट है, उसको हम बैड डेट लिखने की जगह डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दे रहे हैं और क्रेडिट करते हैं हम लोग डेटर को। तो यहां पे डेटर कौन है? मैंने बोला डेटर कौन है? कंसाइनी है। तो किसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग? कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री वही कर रहे हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बस उसने आपने नाम चेंज कर दिया। बैड डेट अकाउंट की जगह आप यूज करो कंसाइनमेंट अकाउंट और डेटर अकाउंट की जगह आप यूज करो कंसाइनमेंट अकाउंट, इतना फर्क है। बस बाकी जो एंट्री करने का लॉजिक है बिल्कुल सेम है, जो आप नॉर्मल बैड डेट्स की एंट्री करते हो वही है, राइट? तो आई होप अब आप समझ गए होगे। इसी रीजन से मैंने आपको पहले टाइप्स ऑफ कमीशन समझाया था, ताकि आप अब ये वाली एंट्री को आराम से समझ पाओ। चलिए नेक्स्ट एंट्री, सेवेंथ एंट्री, गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। अगर कंसाइनी कोई गुड्स घर ले गया, है ना, कंसाइनी खुद ही अपने घर पे ले गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सेम एंट्री होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू जो भी नाम है अकाउंट, है ना। तो हम तो बोलेंगे भाई देखो कंसाइनी, चाहे तुम गुड्स बाहर कस्टमर को बेचो चाहे तुम अपने घर पे लेके जाओ, हम तो ये मानेंगे कि ये गुड्स बिक गए। तो जो हमने नॉर्मल ऊपर सेल्स की एंट्री करी थी, जब कंसाइनी ने सेल्स करा था ये वाली एंट्री, तो जो एंट्री हमने वो पास करी थी सेम एंट्री हम यहां पे भी पास कर देंगे, क्योंकि हम अपने दिमाग में तो यही सोचेंगे कि कंसाइनी तूने सेल करी, चाहे वो सेल तूने अपने आप को ही करी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो इसे सेल की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम अपनी वही एंट्री पास कर देंगे। चलिए एट्स लिखना। एट पॉइंट थोड़ा आपको नया लगेगा क्योंकि उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा नहीं करी, या एक काम करो, एट्स पॉइंट में पहले दूसरी चीज लिख लो। पहले आप लिखो कमीशन, कमीशन पेबल टू कंसाइनी। तो पहले हम लोग कमीशन की एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो कमीशन की क्या एंट्री होगी? तो वही बात है, कमीशन नॉर्मल पे करते तो आप क्या एंट्री करते? कमीशन अकाउंट डेबिट टू जिसको भी पे करना है उस पार्टी का नाम, है ना। तो यहां पे कमीशन एक खर्चा है, तो खर्चे को हम लोग क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्टली कंसाइनमेंट में दिखा रहे हैं, तो डेबिट तो हम लोग करेंगे कंसाइनमेंट में। और क्रेडिट किसको करेंगे? कमीशन हमें देना किसको है? कंसाइनी को देना है, तो कंसाइनी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे तो टू कंसाइनीज अकाउंट। तो ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री हो गई। अब लिखना नाइन्थ एंट्री, जो मैं पहले लिखने वाला था। इसमें लिखना
फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक विथ कंसाइनी। तो इसमें लिखना, एंट्री लिखना कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू जो भी पार्टी का नाम है अकाउंट। और यहां पे वही लिखना, इसको यहां पे लिख लेना, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी लिख लो चाहे मार्केट वैल्यू लिख लो, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये क्या एंट्री है? तो बिल्कुल आप ये समझ लो, आप ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हो, ये आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हो। तो क्लोजिंग स्टॉक की आप नॉर्मली क्या एंट्री करते हो? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इवन लास्ट चैप्टर में जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल वाला जो चैप्टर था आपका, उसमें भी जो हम इन्वेंट्री विद कस्टमर और होते था, उसमें क्या एंट्री करते थे? इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बिल्कुल वही एंट्री हम कर रहे हैं, बस फर्क क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक को या स्टॉक विद कस्टमर को हमने नाम बदल के बोल दिया कंसाइनमेंट स्टॉक, टू मार्क ईयर मार्क करने के लिए कि भाई ये वो स्टॉक है जो हमारा है लेकिन वो कंसाइनमेंट में पड़ा हुआ है, तो इसे नाम दे दिया कंसाइनमेंट स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करने की जगह, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कंसाइनमेंट के केस में एक अलग ही अकाउंट बना रहे कंसाइनमेंट का, तो हमने उसको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और इन्वेंट्री की जब भी बात आती है तो आप हमेशा याद रखना, वही हमारा जो घिसा पिटा होता है कि इन्वेंट्री हमेशा हमारी बुक्स में कॉस्ट पे आती है या मार्केट वैल्यू बोलो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये तो हमें फंडा हमेशा याद रखना है, तो यहां पे भी बिल्कुल सेम फंडा चलेगा। चलिए 10th एंट्री लिखना, 10th एंट्री लिखना, सेटलमेंट ऑफ कंसाइनीज अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ कंसाइनीज अकाउंट। एंट्री लिखना कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो भैया जब हमें डेटर से कैश मिल जाता है या बैंक में पैसा मिल जाता है, मतलब चेक वगैरह मिल जाता है, या फिर डेटर कभी कभी हमें बिल एक्सेप्ट करके दे देता है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश या बैंक में अगर पैसा आता है तो हम लिखते कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, और अगर वो बिल एक्सेप्ट करके देता है तो हम क्या एंट्री करते थे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो बिल्कुल उसी बेसिस में ये एंट्री हो रही। कंसाइनी अकाउंट मैंने बोला एक प्रकार का डेटर अकाउंट है, तो अगर कंसाइनी से हमें पैसा मिल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, और अगर वो कोई ड्राफ्ट वगैरह साइन करके दे रहा है या कोई बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। बिल्कुल सेम वे, राइट। चलो अब 11th लिखना, 11th में कोई एंट्री नहीं लिखवा रहा, इसमें लिखना बैलेंसिंग फिगर्स ऑफ वेरियस अकाउंट्स। जो बैलेंसिंग फिगर बच गए, जो इतने सारे अकाउंट के नाम हमने लिखे, उसमें बैलेंसिंग फिगर का हमें क्या क्या करना होता है? तो पहले लिखना, ए में लिखना कंसाइनमेंट टू जो भी नाम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो बेसिकली बना, तो इसका बैलेंसिंग फिगर होता है प्रॉफिट या फिर लॉस जो ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, अभी इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। बी में लिखना गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने खोला था, कब खोला था हमने, मैं एक बार दिखा देता हूं वापस से। सबसे मेरे ख्याल से पहली एंट्री मैंने लिखी थी जब गुड्स हम भेजते हैं, कंसाइनी को, तो हमने क्या एंट्री लिखी थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कहां ट्रांसफर होता है, तो वो लिखना, वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, सी में लिखना कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा कहां जाता है कंसाइनमेंट स्टॉक हमारा जाता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट स्टॉक जस्ट लाइक नॉर्मल स्टॉक है, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे स्टॉक विद कस्टमर हो, हम दोनों भी देख चुके हैं, दोनों भी अल्टीमेटली हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। तो सिमिलरली जो कंसाइनमेंट स्टॉक जो अनसोल्ड है, जो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो हमारा बेसिकली एसेट है, तो वो हम अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेके जाते हैं। और फाइनली डी लिखना, कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनीज अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो यूजुअली हम लोग सेटल कर देते हैं, यूजुअली सेटल्ड है ना, यूजुअली सेटल। तो एंट्री नंबर कौन सी लिखी थी अभी हमने, 10, रेफर एंट्री 10 है ना। तो एंट्री 10 में मैंने सेटलमेंट ऑफ कंसाइनीज अकाउंट की एंट्री लिखवाई थी। तो जो भी कंसाइनी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर फाइनली बचता है वो हम अक्सर क्या करते हैं, यूजुअली सेटल कर देते हैं। लेकिन अगर ये मानो सेटल नहीं हो रहे हो, इफ नॉट सेटल्ड, तो फिर ये हमारे नॉर्मल अगेन एसेट साइड पे आ जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड और बैलेंस शीट में। मैंने आपको क्या बोला, ये जस्ट लाइक डेटर अकाउंट है, तो अगर जो कैश में सारा बैलेंस वगैरह सेटल हो गया तो फिर बात ही खत्म, फिर तो हम लोग उस पर खत्म कर देंगे बात, फिर तो कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगा ही नहीं। बट अगर ये सेटल नहीं होता, सपोज क्वेश्चन में क्लियरली बोले कि ये सेटल हो ही नहीं रहा, तो फिर हमारा कंसाइनी अकाउंट का जो भी बैलेंस बच जाएगा वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का डेटर का बैलेंस होगा। तो डेटर की तरह हम लोग इसको भी एसेट साइड में दिखा देंगे बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए अभी और लिखना है इसमें। मैंने आपको बोला था आज सिर्फ लिखने का काम है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं हमको, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लिखना नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखना है। पहला लिखना एनी डायरेक्ट एक्सपेंस incurred on consignment by the consignor and consignee will be included in cost of consignment stock। एग्जाम्पल क्या हो गए खर्चे के, रेट, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय हो गया, एटसेट्रा। तो भाई देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो बचपन से हम लोग सीखते हैं कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करते हैं। तभी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकालते हो उसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूड करते हैं। तो यही बात लिखी है। तो ऊपर हमने खर्चों के बारे में डिस्कस किया था कि कंसाइनर भी खर्चा इनकर करता है, कंसाइनी भी खर्चा इनकर करता है। तो अगर जो ये खर्चा इनकर करते हैं
वो डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, तो उस केस में हम इसको कंसाइनमेंट स्टॉक की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्या कैलकुलेशन होती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बहुत इजी है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो वो तो क्वेश्चन की हेल्प से समझ आएगा, बट अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसी में आप कंटिन्यूएशन में लिखना नॉर्मली, दैट इज इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कंसाइनर्स एक्सपेंस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज included that is included in cost of consignment stock। और जो कंसाइनी के खर्चे होते हैं, कंसाइनीज एक्सपेंस को हम, आप एक प्रकार से बोल लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली ना लिखा हो कि जो भी खर्चा किया है वो कौन सा खर्चा किया है ना, कंसाइनर ने या कंसाइनी ने, तो जनरली जो हम फॉलो करते हैं, कंसाइनर के सारे खर्चों को हम मानते हैं कि उसने डायरेक्ट ही एक्सपेंस करे होंगे, और अकॉर्डिंगली फिर हम उसको कंसाइनमेंट स्टॉक के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और कंसाइनी के जो खर्चे होते हैं, अगेन अगर मेंशन ना हो कि कंसाइनी ने डायरेक्ट नेचर का खर्चा किया है कि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा किया है, तो उस केस में फिर हम लोग मानते कि इनडायरेक्ट ही नेचर का खर्चा होगा, और अकॉर्डिंगली हम लोग कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक में उसको ऐड नहीं करते। अगेन ये चीज भी आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगी, बेटर वे में समझ आएगी। तो अभी आपको खाली इसको लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो, और क्या लिखना है आपको, और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर करवा दिया आपका। मैं एक बार चेक कर लेता हूं मुझसे कुछ मिस ना हो गया हो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक अब मेरे से कुछ मिस हुआ है। तो एक ही नोट लिखवाना था मेरे को यहाँ पे, हाँ एक नोट और लिखवाना था, याद है मुझको, लग ही रहा था एक नोट में से मिस हो रहा है। तो एक नोट और लिख लेना, नोट नंबर 2, लास्ट नोट। इसमें आप लोग लिखना नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम इतनी देर से कंसाइनमेंट अकाउंट बोल रहे हैं, इसका नेचर क्या है। तो नेचर आपको बहुत ध्यान से लिखना है और याद भी रखना है। नेचर है इसका नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट, और इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेचर क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का, इतनी देर से मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बोलता रहा हूं, बट उसका नेचर क्या है, तो ये नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट है। यानी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट तो है ही है, साथ में एक पर्सनल अकाउंट भी है। ऐसा क्यों, मैं उसका रीजन भी बता देता हूं। नॉमिनल अकाउंट तो है इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें आप सारे खर्चे, फायदे, सेल, एक्सपेंस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, और अल्टीमेटली कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू ही हमारा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट या लॉस ऑन कंसाइनमेट आता है। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा भी चुका कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो इस हिसाब से ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। बट साथ साथ मैंने इसमें नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट क्यों लिखा, उसका रीजन ये है कि मैंने आपको ये भी बताया कि हर कंसाइनमेंट के लिए एक अलग अकाउंट बनता है। तो मान लो अब मैं ऐसे ले लेता हूं, मिस्टर एक्स है, ये कुछ गुड्स मिस्टर पी को भी भेजते हैं कंसाइनमेंट पे, और ये कुछ गुड्स मिस्टर क्यू को भी भेजते हैं कंसाइनमेंट पे, है ना। तो हर अलग अलग कंसाइनमेंट के लिए एक अलग अलग अकाउंट बनता है। तो मिस्टर पी के लिए कंसाइनमेंट
2P बनेगा, नाम पे गौर करना, और साथ ही साथ मिस्टर क्यू के लिए कंसाइनमेंट टू क्यू अकाउंट बनेगा। यानी हर एक अलग कंसाइनी के लिए एक अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट भी है, क्योंकि ये अलग अलग पर्सन यानी कंसाइनी को दर्शा रहा है, कंसाइनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट भी है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, इससे आराम से आपका ट्रू फॉल्स, बल्कि मेरे ख्याल से आईसीआई ने अपने पुराने मॉक टेस्ट पेपर्स में भी डाल रखा है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन इस पे, तो यहां से आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, तो इस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं, ये नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मेरी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाती है। एक लास्ट चीज मैं आपको और करवा देता हूं, तो आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना। ठीक है, तो कैसा होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में सवाल आता है ना, मोस्टली वो आता है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का सवाल, तो आपको इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन दिखेंगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के दिखेंगे। और जो जर्नल एंट्रीज भी आपको सीखनी है, कवर करनी है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, बट मोस्टली हमें क्या फोकस करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के फॉर्मेट पे। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट लिखवा देता हूं, तो मेरे साथ साथ लिखना। तो हम क्या करते हैं, पहले सारी जर्नल एंट्रीज को एक एक करके पोस्ट करते हैं। तो अपनी पहली एंट्री में आना, तो देखना हम पहली एंट्री में हमने क्या किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी इसको हम लोग पोस्ट कहां कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहां लिखना, तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, तो यहां लिखना टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आ गया। उसके बाद मैं अपने जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करवाता रहता हूं, देखो यहीं से आपकी पोस्टिंग आएगी यहां पे। फिर जब कंसाइनर ने खर्चा किया था, तो खर्चे को हमने अलग से दिखाया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट या जो भी है, तो इस खर्चे को हम लोग अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। तो आ जाना, टू कैश या बैंक अकाउंट, और इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना, ये क्या है, ये है कंसाइनर्स एक्सपेंस, कंसाइनर्स एक्सपेंस। ठीक है, साथ ही साथ और आगे आओ, फिर आ जाओ, फिर थर्ड एंट्री में एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, तो इसमें तो कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई रोल नहीं आया था, तो इसका कुछ नहीं आएगा। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, इसमें भी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट को कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था और लिखा था टू कंसाइनी, तो इसी की यहां पे पोस्टिंग आ जाएगी, टू कंसाइनीज अकाउंट। और इसमें भी आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना चाहे तो, ये क्या है, ये है कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनीज एक्सपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हमने सेल ऑफ गुड्स की एंट्री करी थी। सेल ऑफ गुड्स की क्या एंट्री थी, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो बस इसकी पोस्टिंग कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, बाय कंसाइनीज अकाउंट। और ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, ये क्या है, ये है सेल्स, ये है सेल्स। चलिए, और देखो मैं आपको यहीं से सारी एंट्रीज लिखवा रहा हूं। फिर सेल ऑफ गुड्स के बाद हमने बैड डेट्स की एंट्री करी थी, तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं पे होता है तो फिर हमने बोल दिया था नो एंट्री, फिर तो उस केस में नो एंट्री थी, तो उसकी तो कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं आएगी। बट अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं हो रहा, तो उस केस में हमको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो बस इसकी क्या एंट्री थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, यानी अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहा था, तो इसको भी मैं लिख देता हूं यहां पे, तो लिखा तो वही जाएगा, टू कंसाइनीज अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट। और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में लिख लेना बैड डेट्स, ये मैं बैड डेट्स की पोस्टिंग करवा रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चंस में इसको यहीं पे क्लब कर सकते हो ऊपर ही कंसाइनीज एक्सपेंस के साथ ही, बट यहां पे मैं अलग से दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अलग से इसकी एंट्री करवाई है। तो जरा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, एक मिनट। चलो आ जाओ, ये हो गया।
फिर गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी, तो उसकी बिल्कुल सेल वाली एंट्री है, तो ये मैं पोस्टिंग अलग से दिखा नहीं रहा क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन में आपके होता भी नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना। बट अगर आ जाता है तो अब आप समझ गए हो कि ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट 8th एंट्री पे आता हूं, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। कमीशन पेएबल टू कंसाइनी, तो इसकी पोस्टिंग डालना कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। तो इसकी हमने एंट्री क्या लिखी थी, कमीशन पेएबल की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे। सेम पोस्टिंग ही आ रही है इसकी भी, टू कंसाइनीज अकाउंट, टू कंसाइनीज अकाउंट, ये हो गया। और इसके भी ब्रैकेट में लिख लो कमीशन, कमीशन। आ जाओ जी, और क्या बचा हमारा, फिर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक विद कंसाइनी, तो इसकी एंट्री हमने क्या करी थी, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसकी भी पोस्टिंग मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो आप थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, अच्छे से जगह छोड़ के लिखना, जानबूझ के एक जगह छोड़वा रहा हूं मैं आपको, जगह छोड़ के लिखना, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, तो ये हमारा यहां पे आ जाता है। ठीक है, और कुछ बचा क्या हमारा, सेटलमेंट पे कोई एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में आ नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा, तो बात खत्म। ठीक है, तो इतने डालने के बाद फिर अब आपको कुछ और भी चीजें इसमें लिखनी है, रेड पेन से लिखूंगा अब मैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी, बस आपको नोट कर लेना है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं लिख रहा हूं, बट अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो आप पहले लिख लेना मेरे साथ साथ, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसके ब्रैकेट में लिखना लोड, इसके ब्रैकेट में लिखना लोड, फिर लिखना बाय अब नॉर्मल लॉस, बाय अब नॉर्मल लॉस, और इसमें आप लोग लिख लेना, इधर साइड में आ जाता हूं, इसमें आप लोग बादल बना के ऐसे साइड में लिख लेना, कहीं पे रेफरेंस डाल देना, एट कॉस्ट नेट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इफ एनी, ब्रैकेट में इफ एनी। ठीक है, फिर लिखना रेड पेन से बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद और क्या लिखना है आपको, यहां लिखना टू कंसाइनमेंट स्टॉक, टू कंसाइनमेंट स्टॉक, और इसके ब्रैकेट में लिखना क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दैट इज लोड। ठीक है, तो रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूं वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आपको खाली लिख लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चंस में ही जैसे जैसे यार आगे हमारे जब कॉन्सेप्ट आएंगे तो अब आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा, तो अभी आपको बस इतना लिखना है, दैट्स इट। अब आपका काम खत्म, मोटा मोटा आपका यही कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से एक्सटेंड कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, बस। ठीक है, अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो तो या तो यहां बचेगा और या तो यहां बचेगा, या तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा इतना सब कुछ करने के बाद, या क्रेडिट साइड पे बचेगा। तो इधर बचता है तो हम बोलते हैं प्रॉफिट, इसको लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बेसिकली होता है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, तो चाहे तो लिख लेना है बैलेंसिंग फिगर है। और अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इधर बचता है तो इसको हम बोल देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ब्रैकेट में लॉस ऑन कंसाइनमेंट, और इसी के साथ मेरा अकाउंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट इन कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो थोड़ा मैंने इसको जूम आउट कर दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए कि आपको किस प्रकार से इसमें फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, तो ब्लैक से जो सारी चीजें लिखी उसकी सारी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज जो बताई थी उसी की पोस्टिंग करवाई, तो वही लिखी हुई है। और इसके अलावा जो मैंने रेड से लिखा है, ये रेड से जो चीजें लिखी है ये हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं होती हो, इसलिए अलग से मैंने रेड पेन पे लिखी है, और इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, अलग से डील करेंगे। ठीक है, तो बस इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम इस लेक्चर में और डिस्कशन नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, स्टार्टिंग में वादा किया था कि आज का पहला जो लेक्चर होगा पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। बट मैंने पूरा टाइम लगा के आपको एक एक कॉन्सेप्ट आराम आराम से बताने की कोशिश करी, साथ ही में आपको लिखवाने की कोशिश करी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी अभी तक हमने सीखा इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करके समझेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने यहां तक सारे मेरे साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे और इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।